नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है आपका कार्यक्रम खेल जगत में। खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। खेल जहां हमें अनुशासन में रहना सिखाते हैं, वहीं हमारे अंदर आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ वो हमें प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास भी करते हैं। खेल हमें रोगों से दूर रखते हैं। खेलों के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं खेल जगत से जुड़े प्रसिद्ध हस्तियों से। और कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं एक ऐसे खिलाड़ी जो खिलाड़ी होने के साथ साथ एक लेखक भी हैं और साथ ही साथ एक शिक्षक भी हैं। आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं किशन लाल जी। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पल जी। जी किशन लाल जी, सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपके बचपन के बारे में कि आपका बचपन कहाँ बीता। मेरा जन्म 26 जनवरी और ननिहाल में मेरा जन्म हुआ, लाहौल एंड स्पीति में जी। तो 8वीं जो मिडिल तक जो मेरी शिक्षा हुई वो लाहौल स्पीति में। उसके बाद 9th और 10th क्लास की वो कुल्लू सीनियर सेकेंडरी स्कूल साइंस से, और उसके बाद +1 में मैं कॉलेज पहुंच गया, क्योंकि उस दौरान +1 और +2 कॉलेज में पढ़ाई होती थी, +1 2 की। तो कुल्लू कॉलेज से मेरी पढ़ाई जो +1 की शुरुआत हुई जी। और 2nd ईयर तक मैं कुल्लू कॉलेज में पढ़ा। और फाइनल ईयर बल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी से मैंने ग्रेजुएशन की और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन मैंने प्राप्त की। जी, तो आप हिमाचल से लेकर पंजाब में जो है आपकी जो शिक्षा है पंजाब में कंप्लीट हुई। शुरुआत आपकी हिमाचल में हुई और जो आगे की शिक्षा है वो पंजाब में हुई। जी, आप एक क्रिकेटर हैं, साथ ही साथ आप एक एथलेटिक्स में भी आप पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये खेलों के प्रति जो आपकी रुचि थी वो कैसे पैदा हुई। बचपन में हम जब छोटे थे तो बर्फ बहुत पड़ती थी जी। तो हम लोग डंडा लेके स्की करते थे या फट्टे नीचे रख के स्की करते थे और कपड़े फाड़ देते थे अपने जी। तो हमारे से जो बड़े थे वो लोग क्रिकेट का बॉल बनाते थे, नल का होता ब्लैक कलर का, उसको पिघला के गोल करके तो उससे क्रिकेट खेलते थे। तो जब खेलना शुरू किया तो जब उसे लगती थी तो टांगों में बहुत दर्द होती थी, एक महीने 2 महीने तक दर्द होती थी। तो हम डरते थे बैटिंग करने से, तो बॉलिंग करते थे, बैटिंग नहीं करनी क्योंकि चोट लगने का खतरा था। तो उनके साथ बड़े जो हमारे से बड़े थे उनके साथ मैंने शुरुआत की क्रिकेट की। और साथ में हम टीवी में भी देखते थे कि कपिल जी उस टाइम बहुत मशहूर थे पूरे वर्ल्ड में। तो उनको देख के हम थोड़े से मोटिवेट भी हुए कि क्रिकेट की तरफ, कि क्रिकेट खेलना कैसा है और कैसे खेलते हैं। तो कमेंट्री सुनते थे हम लोग, बहुत ज़्यादा खुश होते थे क्रिकेट की तरफ जब क्रिकेट खेलते थे दूसरे बड़े लोगों के साथ। हाँ जी, आपने कहा कि बचपन से बड़े लोगों को देखकर आपका शौक जो है वो जागृत हो गया। तो ये जो रणजी तक का सफ़र था वो आपने कैसे तय किया, क्योंकि हिमाचल में हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं। जिस तरह से आपने कहा आप लाहौल से आए, फिर कुल्लू में आपने शिक्षा प्राप्त की, आप बाहर भी गए, लेकिन इस बीच में जो क्रिकेट के प्रति आपका लगाव था वो बढ़ चुका था। तो वो सफ़र आपने कैसे तय किया, किस तरह से आपको जो है पहला मौका मिला। जी, +1 में जब मैंने कुल्लू कॉलेज में एडमिशन ली तो मेरे बहुत सारे मित्र बने। तो उन्होंने बोला कि हम क्रिकेट खेलने चलते हैं शाम को। तो मैंने हिम्मत करके उनके साथ निकल पड़ा ग्राउंड की तरफ जी। तो धीरे धीरे उनके साथ खेलना शुरू किया। तो मैं फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जी। बहुत ज़्यादा, हाइट भी अच्छी थी और आज मैं दुबला पतला हूँ, लेकिन मैं उस टाइम काफ़ी जो है हेल्दी था, मतलब कि वेट काफ़ी था। तो उनके साथ मैंने जब खेलना शुरू किया तो मेरे शोल्डर में कुछ स्ट्रेंथ ज़्यादा थी। तब जब बॉलिंग शुरू की तो मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। तो वो देख के हैरान हो जाते थे कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो उनके साथ खेलना जब शुरू किया तो धीरे धीरे जो है क्रिकेट की तरफ लगाव भी बढ़ा और जो मेरा स्किल भी डेवलप होता गया जी। हाँ जी। तो वहाँ से फिर उसके बाद +2 में पहुँचा। तो +2 में डिस्ट्रिक्ट कुल्लू को रिप्रेजेंट किया मैंने, अंडर 19 खेला स्टेट। और उसके बाद जब फर्स्ट ईयर पहुँचा तो मैंने रणजी ट्रॉफी के ट्रायल दिया, सीनियर खेलता था मैं जी। जब रणजी ट्रॉफी का ट्रायल दिया तो स्टैंड बाई में मेरा नाम आ गया। तो सारे कहते थे आप बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। तो मैंने सोचा हो सकता मेरे अंदर वो क्वालिटी हो। तो मैंने उसके बाद खेलना बहुत ज़्यादा शुरू किया। लेकिन हमारे पास सुविधा नहीं थी, हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम अगर 5 रुपये भी हो तो बड़ी मुश्किल से हम बॉल खरीद पाते थे इकट्ठे मिलकर।
और बहुत महंगी गेम है क्रिकेट। जी। खेलना बहुत मुश्किल है क्योंकि सुविधाओं की कमी थी। जी। आज जो सुविधाएं हम बच्चों को देते हैं वो सुविधा नहीं थी। न ग्राउंड था और ग्राउंड भी उबड़ खाबड़ जिसमें पत्थर और लगने का खतरा बना रहता था। जी। तो वहाँ धीरे धीरे हमने शुरुआत की और जब मैं स्टेट खेला तब देखा दूसरों को भी कैसे खेलते हैं, तो डर डर के खेलते थे। एक तो गांव से आए हुए बिल्कुल सीधे साधे, जैसे कि गांव से शहर में पहुंचते पता ही कुछ नहीं था। तो धीरे धीरे जो है उनके साथ मिलकर खेलना शुरू किया और धीरे धीरे उसके बाद कॉलेज में इंटर यूनिवर्सिटी खेला तो वहाँ भी सीखने का मौका मिला और उसके बाद रणजी ट्रॉफी में मुझे खेलने का मौका मिला और रणजी ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट हुआ। तो मेरी किस्मत ऐसी थी कि उस टाइम जो नवजोत सिंह सिद्धू जी वर्ल्ड के स्टार क्रिकेटर थे और पहली रणजी ट्रॉफी जो डेब्यू मैच था मेरा वो जलंधर में पंजाब के अगेंस्ट था और मेरे सामने थे स्टार क्रिकेटर। उस टाइम वर्ल्ड के जो है टॉप स्टार क्रिकेटरों में नवजोत सिंह सिद्धू और मनोज प्रभाकर जी। तो वो जो उनका सामना करना बहुत मुश्किल था। साइकोलॉजिकली मैं बहुत जो है डरा हुआ था, तो लेकिन हिम्मत करके मैंने वहाँ से शुरुआत की। तो जब खेलना शुरू किया बड़ा अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। वो हमारे लिए बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन जब सामने देखा लगा कि नहीं हमारी तरह एक इंसान है, लेकिन वो लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचते हैं। हम लोग जो है उस लेवल के खिलाड़ी नहीं है जो लेवल में वो पहुंचे हुए। तो बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पहुँच के कि मैं एक रणजी क्रिकेटर बना, कि वो इस लेवल तक पहुंचा जो वर्ल्ड के जो टॉप लेवल के खिलाड़ी पहुंचते हैं। जी, तो ये एक अलग अनुभव था, जैसे कि आपने कहा कि हम कह सकते हैं कि जीवन की दिशा भी बदल जाती है इससे। बदल जाती है जी। आपसे जानना चाहेंगे कि क्रिकेट में आपका शौक था, साथ ही साथ आपके अन्य और कौन कौन से शौक थे? मेरा शौक था एक तो किताबें लिखना जी, और उसके बाद एथलेटिक्स भी। एथलेटिक्स में बहुत ज़्यादा जो मेरा शौक था क्योंकि दौड़ने में काफ़ी अच्छा था और मेरी स्पीड अच्छी थी। तो जब 2001 में शारीरिक शिक्षा विषय को हिमाचल प्रदेश +1-2 में जब शामिल किया तो मैं किताबें देखता था, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मैंने मास्टर डिग्री की फिजिकल एजुकेशन में। तो किताबों में कुछ कमियां नज़र आ जाती थी, तो मुझे लगता था यार कमी है, इसको थोड़ा सा पूरा करना चाहिए। तो मैंने वैसे ही कोशिश की कि भाई किताब लिखना शुरू किया वैसे ही। तो कोई एक पब्लिश था अशोका पब्लिकेशन, तो मेरे पास आए कि आप लिख सकते हैं। मैं कहा बिल्कुल लिखूंगा। तो मैंने शुरुआत की, लिखना शुरू किया। तो लिखना बहुत मुश्किल था क्योंकि निचोड़ निकालना कोई 20-25 किताबों का, तो बड़ी मुश्किल से मैंने स्टार्ट किया क्योंकि मेरे अंदर एक इच्छा शक्ति थी कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे अपना नाम कमाना है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ जो दूसरे कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ से शुरुआत की और +1 +2 की किताबें और प्रैक्टिकल कॉपी मैंने तैयार की, जो आज पूरे हिमाचल में अशोका पब्लिकेशन से ही पढ़ाते हैं। और उसके बाद एक रीतिका पब्लिकेशन, उनकी किताबें मैंने लिखी और साथ में शॉर्ट्स वगैरह और प्रैक्टिकल वो भी उनकी भी मैंने लिखी। तो इस तरह से जो आपकी वो लिखने का शौक था वो भी साथ साथ पूरा हो गया। जी। तो आपको कुछ और आप प्लान कर रहे हैं कि आपको कुछ और भी लिखना है, इस तरह की कोई योजनाएं हैं आपकी? नहीं, अगर कोई चाहेंगे कि हाँ लिख के दे, कोई अच्छा सा लगे उनको कि हाँ मैं लिख सकता हूँ, मैं अवश्य लिखूंगा। जी, आपने एथलेटिक्स की बात भी की कि आपको एथलेटिक्स में भी रुचि थी और हम जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत जो है आपने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया है। तो एथलेटिक्स में आपकी रुचि, क्योंकि आप क्रिकेट खेल रहे थे, रणजी खेल चुके थे, आगे बहुत ज़्यादा स्कोप था आपके पास, तो एकदम से क्या ऐसा जीवन में बदलाव आया कि जो है आप एथलेटिक्स की ओर बढ़ गए? क्योंकि मैंने मास्टर डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की, तो वहाँ पे हमें टेक्निक सिखाया जाता था, जैसे एक जेवलिन की पकड़ना, ग्रिप कैसा है, उसको फॉलो थ्रू कैसे करना। तो वहाँ हमने जो सिखाते थे हमारे को स्किल, उसको मैंने जल्दी पिक किया। तो डिस्कस थ्रो फेंकना शुरू किया, ट्रिपल जंप शुरू किया, 100 मीटर में वैसे मैं पहले से ही था, तो धीरे धीरे हाई जंप मारना शुरू किया और वहीं से मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ। और पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में मैं 2-3 साल लगातार जो है मेडल्स जीतता रहा, क्योंकि मेरी इच्छा शक्ति थी कि मैं भी जीतूं, मैं भी कुछ करूं आगे, दूसरे जैसे खिलाड़ी आगे जाते हैं। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी शुरुआत है वो आपके जो जब आप हायर एजुकेशन ले रहे थे, जब आप कॉलेज में थे, तो आपकी जो एथलेटिक्स में रुचि थी वो तभी से शुरू हो गई थी। क्रिकेट के साथ साथ ही ये दोनों चीज़ें आगे बढ़ रही थी। जी, तो आपने
कौन कौन से इवेंट्स में, हम जानते हैं कि एथलेटिक्स जो है वो बहुत बड़ी एक फील्ड है, बहुत सारी गेम्स आती है उसमें, तो आपने कौन कौन से इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है? मैंने जेवलिन थ्रो जी, डिस्कस थ्रो, ट्रिपल जंप, जी, 100 मीटर और 110 मीटर हर्डल रेस। जी, तो ये मेरा फेवरेट जो है इवेंट्स आज भी हैं, तो पहले भी था। तो इसमें आपने कहाँ कहाँ गए, आपने किस तरह की टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया? आपने नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल्स पे जो है बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, प्राइजेस जीते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए आप हमें। 25 जुलाई 2015 जी, एक घटना घटी मेरे साथ। मेरा घर का काम चला था, जी, तो शटरिंग टूट गया और मैं नीचे गिर गया, एक मंजिल नीचे, और सिर फट गया। सिर फटने के साथ साथ पूरा गर्दन शोल्डर के जो मसल्स है सारे डैमेज हो गए, जी, और मैं 45 डेज के लिए बेड पे चला गया। जी, तो मुझे लगा कि मैं आज हैंडीकैप्ड हो चुका हूँ। मुझे ऐसे लगा कि मुझे अपने आप को ठीक करना, ठीक होना है। तो 45 जो डेज था मेरे लिए बहुत दुखद था, जी, क्योंकि एक इंजेक्शन लगता हड्डियों के बीच में, जी, दोनों हड्डियों के बीच में जो ऑर्थो इंजेक्शन लगाते थे 3-3 हज़ार के, 2.5 साल लगे मुझे ठीक होने में। जी, तो कुल्लू में एक फिजियोथेरेपिस्ट है डॉक्टर अनूप कुमार जी, मेरे जी, बड़े अच्छे मित्र हैं। जी, तो उनसे कंसर्न किया, तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की, और उन्होंने इतनी हेल्प की कि उनके साथ मिलकर मैं अपने शरीर को ठीक कर पाया, और उनके माध्यम से हीट थेरेपी के माध्यम से एक्सरसाइज करके मुझे ठीक होने में 2.5 साल लगे। तो मैंने सोचा कि अब मुझे जीवन में कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मैं जीवन में हैंडीकैप्ड हो जाऊंगा। और मैंने एथलेटिक्स स्टार्ट कर दी, क्योंकि नेचुरल मेरा जो इवेंट था ही, जी, तो वहाँ से मैंने शुरुआत की। जब शुरुआत की तो मास्टर गेम में मैंने शुरुआत की, तो मैंने कांटेक्ट किया मास्टर गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल श्री विनोद कुमार जी। जी, तो उन्होंने कहा आइए, आपका वेलकम है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया स्टेट लेवल पे, 3 इवेंट में लिया और तीनों में गोल्ड मेडल ली, और उसके बाद नेशनल चले गए और नेशनल में भी मेडल्स लिए मैंने। जी, और धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे इवेंट की तरफ जो है इंटरेस्ट बढ़ता गया। अब मेरी तमन्ना था कि अच्छा भारत का नेतृत्व करना है, जी, तो मैंने सोचा कि अब मेहनत तो करनी पड़ेगी। हैंडीकैप से मैं बाहर निकल चुका हूँ, जी, मैं अब अपने आप को पूरी तरह ठीक कर चुका था। तो मेरी एक तमन्ना थी कि मैं भारत का मैं भी नेतृत्व कर सकता हूँ। जी, तो मैंने बहुत हार्ड वर्क की, सुबह शाम मेहनत की, स्कूल जाता था, उसके बाद स्कूल बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को सिखाना, उसके बाद सुबह और शाम अपने लिए समय निकालना। जी, तो उसके बाद मेहनत करके, और बाय द वे मेरी सिलेक्शन होगी यूरोपियन मास्टर गेम्स के लिए, टोरिनो इटली के लिए। जी, तो मैं तो विनोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उनके कृपा से ही या उनके सहयोग से ही मैं वहाँ पहुँच पाया। जी, और वहाँ जब गए तो टोरिनो में यूरोपियन मास्टर गेम में 77 कंट्रीज ने भाग लिया। तो 3 इवेंट्स में मैंने भाग लिया था। 100 मीटर जिसमें पूरे इवेंट मेरा चौथा पोजीशन रहा, जी, और एक हर्डल रेस उसमें भी चौथा पोजीशन रहा, और जैवलिन थ्रो जिसमें दूसरा स्थान मुझे मिला। जी, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उस लेवल पे जाके मेडल भी अपने देश के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने विद्यालय के लिए, अपने ज़िला के लिए कभी ला पाऊंगा। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे सारी भेखली पुरानी जो स्टेशन है सीनियर सेकेंडरी के स्टाफ, जिन्होंने हमेशा मेरी मदद की, और मेरे दोस्त, और फेडरेशन के लोग थे श्री विनोद कुमार जी, उन्होंने बहुत मदद की, जिसके कारण मैं वहाँ पहुँच पाया और मेडल हासिल कर पाया। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि मैं वहाँ तक पहुँच पाया। जी, आपने अपने इटली के अनुभव के बारे में बताया, और क्या क्या वहाँ पर आपने चीज़ें अलग देखी भारत से, जिन्हें आपको लगता है कि हमारे देश में भी होना चाहिए? जी बिल्कुल, जो फैसिलिटी स्पोर्ट्स की वहाँ पे हमारे देश में नहीं है। जी, हम जिस स्तर से निकले, जी, जिस गांव से निकले, जो हमारी स्थिति रही है, हमारे पास तो फैसिलिटीज न थी न है। जी, वो तो बहुत ऊपर स्टैंडर्ड के जो फैसिलिटीज वहाँ पे, उनका जो अगर एथलेटिक्स का ट्रैक ही देखेंगे बहुत हाई लेवल का है, बहुत ज़्यादा। उनको फॉरेन में क्या होता है कि बचपन से ही बच्चों को जो है एथलेटिक्स और स्विमिंग सिखाई जाती है, ताकि फिट भी रहे और इवेंट्स में आगे बढ़े। हमारे यहाँ पे नहीं होता है। आज की डेट में अगर हम बात करें
तो स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान बच्चों का बहुत कम है। सारे बच्चे मोबाइल की तरफ चले गए हैं, बहुत दुखद बात है। तो हमारी हमेशा कोशिश रहती, मेरी भी, कि बच्चों को जितना हम जोड़ सकते हैं इवेंट्स की तरफ तो हमें जोड़ना चाहिए, ताकि उनके अंदर नेगेटिव चीजें ना रहें। नहीं तो बहुत समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि शारीरिक समस्या तो बढ़ेगी, साथ में मेंटली जो है समस्या भी बढ़ जाएगी। जी, जैसे कि आपने बात की कि बच्चों को आप काफ़ी मोटिवेट करते हैं, आप खुद एक शिक्षक हैं, तो जिस तरह से बच्चों की रुचि होती है गेम्स में, तो आप उनको, आपने मूलभूत सुविधाओं की बात की कि बहुत कमी रहती है। हमारा प्रदेश भी ऐसा है, जैसे कि आपने पहले भी कहा था कि ग्राउंड भी नहीं होते थे, जो हम सीधे मैदान की बात करें, पत्थरों वाले मैदान होते थे। तो आप किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि उन मूलभूत सुविधाओं के अभाव में भी वो जो हैं वो आगे आएँ, खेल के प्रति अपनी रुचि दिखाएं और अपना एक अलग मुकाम हासिल करें? सुविधाओं की कमी तो रहती है हर विद्यालय में, हर जिला में ग्राउंड की कमी है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसकी फिजिक को देखें कि वो किस लायक है, क्या इवेंट्स के लायक है या उसके अंदर है रुचि है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम उसको इवेंट में डालते हैं। कोशिश करते हैं हम, लेकिन बच्चे इतना सिंसियर नहीं होते हैं, क्योंकि घर में भी काम करना है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान हिमाचल में नहीं है, क्योंकि कल्चर स्पोर्ट्स का हमारा नहीं है। जो कल्चर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली का है, हम बहुत पीछे हैं अभी। हालांकि हिमाचल सरकार ने 3% स्पोर्ट्स कोटा दिया है, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं बच्चे, टैलेंट होने के बावजूद भी आगे जा नहीं पाते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि इन बच्चों को आगे ले आए, लेकिन बच्चे नहीं आ पाते। या तो हमारे पास सुविधाओं की कमी होती है, या ग्राउंड की कमी होती है, या पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, या बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले पाते किसी कारणवश, घर की समस्याओं के कारण। इसलिए कोशिश फिर भी हम करते हैं कि बच्चों को इन्वॉल्व करें और उनको आगे ले जाएं अगर उसके अंदर टैलेंट है। जी, तो इस कार्य में मुझे लगता है कि जो शिक्षक हैं, आप जैसे जो शिक्षक हैं, जो लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, तो आप तो खुद स्कूल में पढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है आपके जो बच्चे हैं विद्यालय के, वो बहुत ज़्यादा आपसे इंस्पायर होते होंगे, आपसे प्रेरणा लेते होंगे और आगे बढ़ते होंगे। जिस तरह से आपने एक अपना अलग मुकाम हासिल किया है, देश और प्रदेश को एक गौरवान्वित महसूस करवाया है, मुझे लगता है बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा प्रेरणा लेते होंगे। शायद ले रहे होंगे, तो लेते भी होंगे। तो हमारी कोशिश होती है कि हम भी कहीं ना कहीं से मोटिवेट हम भी हुए, किसी ना किसी को देखे हुए हैं। जिस प्रकार से क्रिकेट की तरफ मैं अगर मुड़ा, तो कपिल जी, जो उनका नाम पूरे विश्व में बहुत महान था, नाम बहुत फेमस था, तो उनको देख के हम सीखे। और जब एथलेटिक्स की बात करें तो मिल्खा सिंह, जिसको हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो अपने एथलेटिक्स के सुपरस्टार रहे, तो उनको देखे हमने भी कोशिश की कि हम भी भाग ले सकते हैं। लेकिन हमारा समय कुछ और था, आज समय कुछ और है। आज फैसिलिटीज है, मिल भी रही है, तो बच्चों में कमियां हैं, बच्चे नहीं कर पाते हैं, या पेरेंट्स का प्रेशर रहता पढ़ाई की तरफ कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, HS बने, स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं होता, जिसके कारण टैलेंटेड बच्चे भी पीछे रह जाते हैं। जी, आपने बात की कि पेरेंट्स की एक भावना रहती है, हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं ज़िंदगी में कुछ करें, कुछ मुकाम हासिल करें, और खेलों के प्रति शायद हम अपने बच्चों को पीछे खींचते चले जाते हैं। तो इस क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में भी अगर हम रोज़गार की बात करें, तो किस तरह के रोज़गार की संभावनाएं हैं? रोज़गार तो वैसे बताया कि 3% हिमाचल में क्लास 3, क्लास 4 के लिए कोटा है जी। उसके बावजूद भी अगर खिलाड़ी अच्छे निकलते हैं तो कहीं भी किसी भी स्तर पे पहुंच सकते, जैसे रेलवेज में लेते हैं। अगर हिमाचल की बात देखो आप, है ना जी, अजय ठाकुर जी, जिसको डायरेक्ट DSP लिया गया, सुषमा जी डायरेक्ट DSP लिए, बहुत सारे और भी अपने जो ओलंपिक्स मेडलिस्ट हमीरपुर से, उनको भी डायरेक्ट DSP लिया गया। तो वैल्यू तो है, लेकिन खिलाड़ियों को आगे जाके मेहनत करनी पड़ेगी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपना नाम कमाना पड़ेगा, देश का नाम ऊंचा उठाना पड़ेगा, प्रदेश का नाम ऊंचा उठाना पड़ेगा। तो तभी जो है उनको कहीं ना कहीं जो है जो भी नौकरी मिलेगी या सम्मान भी मिलेगा। जी, आपसे थोड़ा सा आपकी जो गेम्स है, जैसे आपने जैवलिन थ्रो की बात की, साथ ही साथ आपने हर्डल रेस की बात की, तो इनमें किन फिजिकल क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है, किस तरह की शारीरिक क्षमता होनी चाहिए व्यक्ति में जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं?
हाँ, जहाँ तक जेवलिन थ्रो की बात करें, जेवलिन में शोल्डर चाहिए, शोल्डर ब्रॉड होना चाहिए, उसमें स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मोटे लोग ही जेवलिन फेंकते हैं। मैं तो पतला जैसा था, तो लेकिन बहुत ज़्यादा जो है शारीरिक जो है ब्रॉडनेस चाहिए, शोल्डर की बहुत ज़्यादा चाहिए, शोल्डर आपके मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हाइट चाहिए, हाइट मैटर करता है, हर फील्ड में एथलेटिक्स में मैटर करता है, तो तभी जो आगे जा पाएंगे। और जहाँ तक हर्डल की बात करें, हर्डल में जो है अगर वेट ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10 हर्डल को क्रॉस करना होता है 3.5 फुट 42 इंच, तो काफ़ी मुश्किल होता है। उसमें वेट आपका थोड़ा सा कम चाहिए और साथ में आपकी जो स्पीड चाहिए और हाइट चाहिए, टांगे लंबी होंगी मेरी तरह, तभी आप आसानी से कर पाएंगे। छोटे कद वाले नहीं कर पाते, काफ़ी मुश्किल होता, करते हैं लेकिन लंबे के मुताबिक बहुत मुश्किल रहती है। जी, यदि हम जिन्हें खेलों में रुचि है और साथ ही साथ वो अपनी उच्च शिक्षा भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं देश भर में जहां पर वो खेलों के साथ साथ अपनी रुचि को भी आगे बढ़ाएं और साथ ही साथ वो अपनी उच्च शिक्षा भी ग्रहण करें, जिस तरह से आपने ग्रहण की? हमारे पास स्पोर्ट्स हॉस्टल्स हैं, हिमाचल में भी स्पोर्ट्स हॉस्टल्स हैं, आपके बिलासपुर में ऊना है, आपके शिमला में वॉलीबॉल के हॉस्टल्स हैं। वहाँ पे हॉस्टल में अगर वो सिलेक्ट हो जाती है, उनके अंदर अगर टैलेंट है, तो साथ में पढ़ाई के साथ साथ वो खेलों में भी आगे जा सकते हैं और जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, जा रहे हैं। तो बास्केटबॉल में काफ़ी बच्चे जो है हमारे हिमाचल प्रदेश से 10-12 बच्चे जो है स्कूल लेवल के बच्चे अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंच चुके हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो जहाँ तक हिमाचल से बाहर की बात है, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली बहुत सारे यहाँ पे स्पोर्ट्स हॉस्टल्स हैं, जैसे पटियाला हो गया साई हॉस्टल, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। जो बच्चे वहाँ जाकर अगर उनके अंदर टैलेंट होगा तो वहाँ जाकर तो पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भाग ले सकते हैं। जी, अनुशासन की अगर हम खेलों में बात करें, हमने शुरुआत में कहा था कि अनुशासन भी जो है, अनुशासित होना सिखाता है हमें खेल, तो अनुशासन का क्या महत्व रहता है? और आप तो खुद एक शिक्षक हैं, तो एक शिक्षक की नज़रों से अगर हम देखें तो खेलों में अनुशासन का क्या महत्व है? अनुशासन सिर्फ खेलों में जरूरी नहीं होता है, पूरी लाइफ में अनुशासन की ज़रूरत पड़ती है। जिस प्रकार हम सुबह उठते हैं, तो उठने के बाद, उठने का समय आपका निश्चित है, उठने के बाद आप क्या कर रहे हैं कि आप बाहर जा रहे हैं, कपड़े साफ कर रहे हैं, नहाने धोने का जो समय निश्चित है, स्कूल जाने का समय निश्चित है, या कार्य पे जहाँ पे आप जाने समय निश्चित है, ये हमारा अनुशासन है। उसके बाद जो कार्य करना, समय पे पहुँचना और समय पे कार्य करना, और कार्य को भी समय पे ख़त्म करना, और ख़त्म करके ईमानदारी से और समय पे घर आना। जो भी कार्य है लाइफ में डेली के जो रूटीन वर्क होता है, वही हमारा अनुशासन है। बहुत सारे सोचते हैं कि अनुशासन स्कूल गए बस आराम से बैठ के शोर ना करें, उसका अनुशासन नहीं। हर व्यक्ति को घर से ही अनुशासन जो है सीखना पड़ेगा, और अनुशासन घर से ही स्टार्ट होता है, और हर जगह अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा हम बहुत पीछे रह जाते हैं। जी, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है किशन लाल जी? आपने क्या सोच रखा है, आगे आप क्या करना चाहते हैं? फिलहाल तो मैं जो विद्यालय में कार्य कर रहा हूँ, बच्चों के प्रति मैं काफ़ी हार्ड वर्क करता हूँ और बच्चों को मोटिवेट करता हूँ। और मेरा जो फ्यूचर प्लान है वो अगले साल वर्ल्ड चैम्पियनशिप जापान में है, कि भारत का नेतृत्व करूँ और देश के लिए गोल्ड मेडल हासिल करूँ। ये मेरा एक सबसे बड़ा प्लान है। और इसके साथ साथ मेरी एक पूरे समाज के लिए एक मैसेज है कि अगर जीवन में आगे बढ़ना, स्वस्थ रहना, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हर व्यक्ति को गतिविधियों में भाग लेना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। जी, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आपने जो भी भविष्य में प्लान कर रहे हैं वो सारे प्लान आपके सक्सेसफुल हों। आप कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।